तो इलस्ट्रेशन 4 से शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम लोग इलस्ट्रेशन 3 तक कर चुके हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 EKCC लिमिटेड है और ये अपने अकाउंट्स हर साल 31 मार्च को बनाते हैं। कंपनी को लॉस हुआ है 1 लाख रुपए का और प्रॉफिट हुआ है अगले 2 सालों में। यह एज्यूम किया गया कि इनकम टैक्स के हिसाब से 8 साल तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं लॉसेस को और टैक्स का रेट है 40%। और ईयर 2003 जब एंड हो रहा था तो वर्चुअली ये सर्टेन था एविडेंस से कि कंपनी को आने वाले सालों में सफिशिएंट प्रॉफिट हो जाएगा और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस सेट ऑफ हो जाएंगे। It is assumed that there is no difference between taxable income and accounting income except the set off of losses। तो हमें बताना क्या होगा, बिल्कुल सेम पिछला इलस्ट्रेशन भी बिल्कुल ही ऐसा था कि दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो हमारा P&L कैसा दिखाई देगा? तो P&L में हमारा जो ईयर 1 है जो एंड हो रहा है उसमें अकाउंट में प्रॉफिट देखा जाए तो नेगेटिव है ना, लॉस हुआ है 1 लाख। अब इनकम टैक्स में तो कैरी फॉरवर्ड हो गया और हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ा, तो एज पर इनकम टैक्स तो वो तो नील है। लेकिन हम अकाउंट में अब हमारा अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट है वो कम है टैक्स प्रॉफिट से एक तरीके से, क्योंकि यहाँ लॉस आ रहा है 1 हो गया। तो क्या सीखा था हमने, अगर हमारा अकाउंटिंग जो प्रॉफिट होता है वो ज्यादा होता है तो हम डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करते हैं और अगर कम है तो डिफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट कर लेंगे। तो डिफर्ड टैक्स असेट क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये टाइमिंग डिफरेंस है, आगे जाके एडजस्ट हो जाएगा। 1 लाख का 40% 40,000 रुपए। तो हम लोग जो टैक्स निकल कर आएगा हमारा, ये अकाउंटिंग का प्रॉफिट निकल कर आएगा वो 60,000 नेगेटिव आकर। अब जब हम नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे तो नेक्स्ट ईयर में हमें अकाउंटिंग में 50,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो टैक्सेशन के अंदर हमारा जो प्रॉफिट है वो नील हो जाएगा, क्योंकि हमारा 1 लाख का जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है वो इस 50 से नील होकर के वहां पर टैक्स नील आ जाएगा। यहाँ पर हमारा अकाउंटिंग के हिसाब से 40% के हिसाब से 20,000 का टैक्स होना चाहिए। तो हम 20,000 रुपए का टैक्स लगाएंगे कैसे, इसको रिवर्स करके, रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट जो फर्स्ट ईयर में हमने बनाया था उसको रिवर्स कर देंगे। तो देखो अकाउंटिंग हमारा प्रॉफिट और अकाउंटिंग टैक्स के हिसाब से चल रहा है और टैक्सेशन का टैक्सेशन के हिसाब से चल रहा है। तो दोनों के बीच में डिफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी एक तरीके से मीडिएटर है जो रिकॉन्साइल करता है। और अभी हमारा बैलेंस यहाँ पर अगर मैं लिखूं बैलेंस इन डिफर्ड टैक्स एसेट, तो यहाँ बैलेंस था 40,000, यहाँ रिवर्स हो गया 20,000, तो 20,000 का बैलेंस बचा हुआ है अभी भी। और जब हम मेरा नेक्स्ट ईयर आएगा तो नेक्स्ट ईयर में जो मेरा प्रॉफिट हो रहा है वो 60,000 का हो रहा है ना, पुराना 50,000 सेट ऑफ हो जाएगा, मैं ये रिवर्स कर दूंगा। और वैसे 60,000 के ऊपर देखा जाए तो 60,000 के ऊपर 40% 24,000 रुपए का बैठता है। तो एक तो 20,000 रुपए ये रिवर्स हो रहा है और बचा हुआ 4,000 मेरा नॉर्मल करंट टैक्स में आ जाएगा, डिफर टैक्स तो आएगा नहीं क्योंकि टैक्स में कोई डिफरेंस है नहीं। तो अल्टीमेटली मेरा जो प्रॉफिट आ रहा है वो अकाउंटिंग के हिसाब से
चल रहा है। तो ये जो है 4,000 रुपये ये करंट टैक्स। तो दो हेडिंग होती है, एक करंट टैक्स और एक डिफर्ड टैक्स। तो ये इस हिसाब से हमारा चलेगा। तो पिछला भी सेम ऐसा ही था, पिछला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है। ऐसे एग्जाम में आने के काफी चांसेस होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस और आपसे एग्जाम। इलस्ट्रेशन नंबर 5, एक्स लिमिटेड है, इन्हें लॉस हुआ 5 लाख रुपए का, क्योंकि ये जो लॉस है ये आउटडेटेड प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गया है और कंपनी को लग भी नहीं रहा है कि फ्यूचर में प्रॉफिट कमा पाएगी, बल्कि इन्हें लग रहा है कि फ्यूचर में लॉसेस ही होने की उम्मीद है। कंपनी हैज नॉट गिव इफेक्ट ऑफ AS22, क्या ये ठीक है? और अगर व्हाट शुड बी कंपनी डू टू फुली कंप्लाई विद AS22 assuming टैक्स रेट इज 30%? तो बिल्कुल सही है वैसे तो, क्योंकि कंपनी को जो लॉस हुआ है ये आगे जाकर अगर रिवर्स हो जाएगा तभी हमें उसका टाइमिंग डिफरेंस लेना चाहिए। अगर रिवर्स नहीं होगा तो ये परमानेंट डिफरेंस है, और परमानेंट डिफरेंस को हम डिफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी में कंसीडर नहीं। तो बिल्कुल सही ट्रीटमेंट है। एज ए कंपनी रिजल्ट जो है 5 लाख रुपए का, तो कंपनी को 5 लाख का 30%, 1.5 लाख का डिफर्ड टैक्स एसेट बनाना चाहिए था, लेकिन पैराग्राफ 17 कहता है कि ये तभी हम करेंगे जब वर्चुअली सर्टेनिटी हो कि फ्यूचर में हमें प्रॉफिट होगा और ये सेट ऑफ हो जाएगा। इस केस में ऐसा सफिशिएंट प्रॉफिट होने की उम्मीद फ्यूचर में नहीं है, तो कंपनी ने करेक्ट किया है डिफर्ड टैक्स एसेट ना बना। ठीक है, लेकिन कंपनी को बस डिस्क्लोज करना पड़ेगा, नोट्स में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि इन्होंने इसलिए नहीं बनाया है डिफर्ड टैक्स एसेट क्योंकि इन्हें लग नहीं रहा है कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा जो रिवर्स हो पाए। ठीक है, और जब भी हम डिफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी बनाते हैं तो मैट मतलब मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स को इग्नोर करते हैं, क्योंकि एक मैट होता है, मिनिमम 115J होता है इनकम टैक्स एक्ट में। वहां पर मिनिमम अगर आपका प्रॉफिट जीरो है तो भी आपको कुछ मिनिमम टैक्स देना पड़ता है, तो उसको इग्नोर करके हम लोग डिफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी क्रिएट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6, ओमेगा लिमिटेड है और ये working on different project which are likely to be completed within 3 years. It recognizes revenue from their contract on the percentage of completion method, और इन्होंने 11, 16 और 21 लाख रुपए का रिवेन्यू लिखा है। However, इनकम टैक्स के हिसाब से 7, 18 और 23 लाख का रेवेन्यू आ रहा है। इनकम टैक्स रेट 35% है। तो टोटल रेवेन्यू कितना है अकाउंटिंग में? अगर हम देखें तो 11, 16 और 21 ना, 11, 16 और 21, 48, और टैक्सेशन में है 7, 18 और 23, 48। तो दोनों में सेम है, केवल टाइमिंग डिफरेंस है, तो टाइमिंग डिफरेंस की वजह से हम लोग डिफर्ड टैक्स एसेट या डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी तो बनाते ही हैं। तो फर्स्ट ईयर में हमारा अकाउंटिंग इनकम है 11 लाख और टैक्सेबल इनकम है 7 लाख। अकाउंटिंग इनकम ज्यादा होने की वजह से हम डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी बना लेंगे। अकाउंटिंग हमने लिखा था ना, अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा होगा तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। तो 4 लाख पर डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी 35% कितना होता है? तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमने बना दी, उसमें बैलेंस आ गया। नेक्स्ट ईयर अकाउंटिंग प्रॉफिट 2 लाख से कम हो गया, 2 लाख का 35% 70,000। तो पुराना डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिवर्स करेंगे जब तक उसमें बैलेंस है, क्योंकि अगर हम देखें अकाउंटिंग प्रॉफिट कम है तो डिफर्ड टैक्स एसेट बनना चाहिए, या डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑलरेडी है तो रिवर्स होना चाहिए। तो रिवर्स कर दिया हमने, और लास्ट में 2 लाख पर फिर रिवर्स कर दिया, बैलेंस नहीं ला गया। ठीक है, तो ये सिंपल है कितना बैलेंस है। अब हम हर साल का अगर हम देखें तो फर्स्ट ईयर में जो हम लोग दिखाएंगे प्रॉफिट, वो होगा 11 लाख,
तो 11 लाख के ऊपर 35% कितना होता है? 3,85,000। वो कैसे आएगा? एक तो करंट टैक्स आएगा, 7 लाख का 35% निकालो, 2,40,000, और एक डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आएगा 1,40,000। दोनों मिलाकर देखो कितना हो गया, यही होना चाहिए था ना। और 385 माइनस, तो 7,15,000 आ जाएगा। ये वैसी प्रेजेंटेशन है जो पिछले क्वेश्चंस में यहाँ पर मैंने ये इन क्वेश्चंस में थी, इलस्ट्रेशन 3 में, इलस्ट्रेशन 4 में ऐसे प्रेजेंटेशन है ना। तो ऐसे प्रेजेंटेशन दे सकते हैं और वैसे बैलेंस बता, ठीक है। Reassessment of unrecognized deferred tax assets. At each balance sheet date, an enterprise reassesses unrecognized deferred tax assets. The enterprise recognized previously unrecognized deferred tax asset to the extent that is become reasonably certain or virtually certain, as the case may be, the sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax asset can be realized. जैसे अभी अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था, इलस्ट्रेशन नंबर 5। यहाँ पर इन्हें लॉस हुआ था और लॉस के केस में हमने डिफर्ड टैक्स एसेट नहीं बनाया था क्योंकि फ्यूचर में सर्टेन नहीं था कि हमें प्रॉफिट होगा या नहीं। सपोज अगले साल हमें जाकर सर्टेन हो गया कि प्रॉफिट होगा या इतना प्रॉफिट होगा, सर्टेन हो गया, तो जितना हमें सर्टेन हो जाएगा अगले साल उतना हम डिफर्ड टैक्स एसेट बना लेंगे। तो यही बता रखा है कि अगर शुरू में नहीं बनाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में भी नहीं बनाएंगे। शुरू में नहीं बनाया, बाद में हम हर साल बैलेंस शीट डेट पर रीअसेस करेंगे और जब भी हमें लगेगा तो हम उसे बना लेंगे, कर लेंगे, ठीक है ना। और जो पिछले साल हमने बनाए हैं उन्हें भी हर साल रिव्यू करेंगे। ऐसा नहीं है कि पिछले साल बना लिया, पिछले साल सर्टेन था कि आगे जाके प्रॉफिट होगा, लेकिन इस साल नहीं है तो उसे हम खत्म भी कर सकते, वर्ष भी कर। द कैरिंग अमाउंट ऑफ डिफर्ड टैक्स एसेट शुड बी रिव्यूड एट ईच बैलेंस शीट डेट। An enterprise should write down the carrying amount of deferred tax asset to the extent हमें reasonably certain नहीं है कि फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम होगी और वो सेट ऑफ हो जाए। इसे रिवर्स करना चाहिए और है ना, तभी फ्यूचर में जब हमें पक्का होगा तब कि अवेलेबल है तभी हम करेंगे। वर्चुअली सर्टेन है या नहीं उसके लिए हमें सपोर्टिंग में कन्विंसिंग एविडेंस लगाने पड़ेंगे कि ये एविडेंस है कि हमें फ्यूचर में प्रॉफिट होगा। अभी लॉस है लेकिन फ्यूचर में प्रॉफिट। Determination of virtual certainty that sufficient future taxable income will be available is a matter of judgment and will have to be evaluated on a case-to-case basis. Virtually certainty refer to the extent of certainty which is for all practical purpose can be considered certain. Virtual certainty cannot be based merely on the forecast of performance such as business plan. तो आप ये नहीं कहेंगे हमारी प्लानिंग है हम ये काम करेंगे ये प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं। प्रॉपर कंक्लूसिव कन्विंसिंग एविडेंस देने पड़ेंगे कि नहीं देखो हमारा प्रोडक्ट है ये बन रहा है, पिछले साल हमारी ये ग्रोथ रेट थी, इस साल ये है, अगले साल ये होगी, हमने नया प्लांट खरीदा है उसमें, मतलब ऐसे हवा में बातचीत नहीं। Virtually certainty is not a matter of perception and it should be supported by convincing evidence. Evidence is a matter of fact. To be convincing, the evidence should be available at the reporting date in a concrete form. For example, a profitable binding export order, cancellation of which will result in payment of heavy damage by the defaulting party. मतलब आपको नया ऑर्डर मिला है, पुराने कोई लॉस हो रहे थे उसको आपने देखा है कि खत्म कर रहा है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप कन्विंसिंग एविडेंस। On the other hand, a projection of future profit made by enterprise based on the future capital expenditure of future restructuring, commission even to an outside agency of credit rating for obtaining loan and accepted by that agency cannot in isolation be considered as a convincing evidence.
फ्यूचर में आप रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे, फ्यूचर में आप नया लोन लेंगे, फ्यूचर में नई इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं भाई, फ्यूचर की बात मत करो। आज बताओ, आज क्या एविडेंस, तो उसे ही कन्विंसिंग एविडेंस। डिस्क्लोजर, statement of P&L. Under AS 22, there is no specific requirement to disclose current tax and deferred tax in statement of P&L. However, considering the requirement under Companies Act 2013, the amount of income tax and other tax on profit should be disclosed. AS 22 does not require any reconciliation between accounting tax and tax expense, but हम schedule थर्ड जो बनाते हैं कंपनीज एक्ट में, उसमें हमारे को डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी भी है, और पीएनएल में करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स का भी है। तो वो हमें कंपनीज एक्ट के स्टेटमेंट के हिसाब से बनाना पड़ता है। बैलेंस शीट, द ब्रेकअप ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट एंड लायबिलिटी इनटू मेजर कंपोनेंट ऑफ रेस्पेक्टिव बैलेंस शीट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू अकाउंट्स। Deferred tax asset and liability should be distinguished from asset and liability representing current tax for the period. करंट टैक्स से अलग रखते हैं हम deferred tax. Deferred tax asset and liability should be disclosed under a separate heading in the balance sheet separately from current asset and current liability. ये हमें पता ही है, क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटी और नॉन करंट एसेट में deferred tax asset और liability आता है. The nature of the evidence supporting the recognition of deferred tax asset should be disclosed. If an enterprise has unabsorbed depreciation or carry forward losses under income tax law, तो हमें उसका conclusive evidence भी दिखाना. An enterprise should offset asset and liability representing current tax if enterprise has a legally enforceable right to set off the recognized amount and intends to settle the asset and liability. तो ये क्या रखा है, जो करंट टैक्स है, करंट टैक्स में जो हमारी एसेट और लायबिलिटी है, जैसे एडवांस टैक्स होता है, रिफंड वगैरह कुछ होता है, तो उसके लिए लिखा है कि वो सेट ऑफ कर सकते हैं अगर लीगली वो अलाउड है. और एंटरप्राइज शुड offset deferred tax asset and deferred tax liability if the enterprise has a legally enforceable right to set off against and the deferred tax asset and liability related to income derived by the same governing taxation law. तो सेम टैक्स है और अलाउड है तो आप कर सकते हैं. तो वैसे तो हम करते ही हैं, क्योंकि हम जनरली एक टैक्स के दायरे में आ रहे हैं. Relevant explanation to AS 22, accounting for taxes on income, the situation of tax holiday under सेक्शन 80IA एंड IP ऑफ द इनकम टैक्स. वैसे तो ये जनरली फाइनल लेवल पर 80IA 80, जिसमें कुछ साल तक टैक्स नहीं देना होता है. कुछ बैकवर्ड एरिया में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज को शुरू के 5 साल तक 100% नहीं देना, अगले 5 साल 10 साल तक 50% टैक्स नहीं, उन सब पर 80IA 80 का डिडक्शन मिलता है इनकम टैक्स में. द डेफर्ड टैक्स रेस्पेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस which reverse during the tax holiday period should not be recognized to the extent the enterprise gross total income is subject to the deduction during the tax holiday period as per the requirement of the tax in respect of timing difference which reverse after the tax holiday period should be recognized in which timing difference originates. However, recognition of deferred tax asset should be subject to the consideration of prudence laid down here. For the above purpose, timing difference which originate first should be considered to reverse. तो ये कह रखा है कि डिफर्ड टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस विच रिवर्स आफ्टर द टैक्स हॉलीडे पीरियड शुड बी देयर, क्योंकि टैक्स हॉलीडे पीरियड में शुरू में तो टैक्स लगेगा ही नहीं और अकाउंटिंग में तो है, और ये एक परमानेंट डिफरेंस हो गया. रिवर्सेबल तो है ही नहीं ना वो, अकाउंटिंग में तो टैक्सेबल है लेकिन इनकम टैक्स में तो टैक्सेबल है ही नहीं वो. तो ये परमानेंट डिफरेंस एक तरीके से हो गया. तो परमानेंट डिफरेंस को तो हम लेते नहीं है ना, इसलिए वो कह रहे हैं कि जब वो टैक्स हेवन वाला पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद. ऐसे ही टैक्स हॉलीडे वाला पीरियड 10A 10B में होता है एक्सपोर्ट में. हाँ, SEZ में जब आप होते हैं और आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट वाली सेल पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, वो आपको एग्जम्पशन मिल जाता है.
वो अकाउंटिंग में तो है नहीं ऐसा, टैक्सेशन में होता है, तो उसके लिए भी यही सेम वही सारी बात। Illustration number 7. The issue is how AS22 should be applied in the situation of tax holiday under Section 3. The deferred tax is in respect of timing difference which originate during the tax holiday period and reverse during the tax holiday period should not be recognized. तो अगर कोई टाइमिंग डिफरेंस है जो टैक्स हॉलिडे पीरियड में ओरिजिनेट होकर टैक्स हॉलिडे पीरियड में ही खत्म हो जाए तो उसको हम कंसीडर, ठीक है। तो 10A 10B में भी यही लिखा है और ATIA IB में भी। Illustration number 8. Y Limited is full tax-free enterprise for the first 10 year of existence and it is in the second year of operation. तो 10 साल तक इन्हें कोई टैक्स नहीं देना है। Depreciation, timing difference resulting in the year 1 2, तो वो है 200 lakhs and 400 lakhs. From the third year onwards, it is expected that timing difference would reverse each year by 10. तो हमारा जो अमाउंट है वो कितना है? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी डेप्रिसिएशन जो आ रहा है वो टाइमिंग डिफरेंस आ रहा है ईयर 1 और 2 में 200 400 लाख। थर्ड ईयर से ये टाइमिंग डिफरेंस वुड रिवर्स 10 लाख ईच ईयर, है ना। और टैक्स रेट 35% है। फाइंड आउट द डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड एनी चार्ज टू। तो हमने क्या पढ़ा था AS22 में डेफर्ड टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस व्हिच ओरिजिनेट ड्यूरिंग द टैक्स हॉलिडे पीरियड and reverse during the tax holiday period should not be recognized. To the extent the gross total income of enterprise is subject to such reductions, the deferred tax in respect of timing difference which originate during the tax holiday period but reverse after the tax holiday period should be recognized subject to consideration of prudence, and timing difference which originate first should be recognized as reversing first. तो इस सिचुएशन के हिसाब से 10 साल तक जो रिवर्सल होगा उसे हमने वैसे ही कंसीडर करना ही नहीं। अच्छा, मैंने बताया था एक मैट होता है सेक्शन 115 JB, वो क्या होता है? देखिए, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स जिसे हम मैट बोलते हैं, कई बार क्या रहता है कि इनकम टैक्स में कोई कंपनी टैक्स देती ही नहीं है और वो कंपनी डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड कब दिया जाता है? जब प्रॉफिट होता है। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट है लेकिन टैक्सेबल प्रॉफिट नहीं है और अकाउंटिंग में प्रॉफिट होकर डिविडेंड दिए जा रहे हैं और टैक्स दे। तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट लाया गया मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का कि अगर कोई कंपनी का बुक प्रॉफिट है और टैक्सेशन प्रॉफिट नहीं है तो बुक प्रॉफिट का से 15% कम से कम आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन वो आने वाले सालों में रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो जैसे इस साल आपने 15% दे दिया, अब अगले साल भी सिचुएशन रिवर्स होगी, तो जब आप इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स देने लगेंगे तो पुराना सेट ऑफ कर लेना कि भैया उस समय इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट तो था नहीं, फिर भी आपने टैक्स दिया तो वो माइनस सेट ऑफ हो जाए। The payment of tax under 115 JB of the Act is current tax for the period. तो इस साल का करंट टैक्स माना जाएगा। In a period in which company pays tax under section 115 JB, the deferred tax asset and liability in respect of timing difference arising out of the period, tax effect of which is required to be recognized should be measured using the regular tax rate and not the MAT. ये हमने पहले भी पढ़ा था कि MAT के हिसाब से हम करते हैं। In case an enterprise expect that the timing difference arising in current period would be reversed, in which it may pay tax under section 115 JB, the deferred tax asset and liability in respect of timing difference arising during the current period, tax effect of which is required to be recognized, should be measured using the regular tax and not the section 115.
तो ये कहना चाह रहे हैं मेट के हिसाब से हम नहीं लगाने वाले हैं। वो क्या है वो समझ लेते हैं। द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 9। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ ए लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च से डिफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी पूछा है और हमसे पूछा है कि टैक्स हम कितना पीएनएल में डालेंगे। अकाउंटिंग प्रॉफिट 6 लाख है, लेकिन मेट के हिसाब से बुक प्रॉफिट निकालने का एक तरीका होता है, उस मेथड से 3.5 लाख निकल कर आया। और इनकम टैक्स के हिसाब से जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 60,000। तो इनकम टैक्स के हिसाब से तो 20% का टैक्स देना चाहिए आपको। तो 60,000 का 20% 12,000। अकाउंटिंग के हिसाब से जो प्रॉफिट आना चाहिए वो 1/20 आना चाहिए, लेकिन मेट के हिसाब से जो प्रॉफिट आएगा वो 3.5 लाख का 7.5%, 26,250 रुपए का आएगा। तो अगर हम देखें अकाउंटिंग प्रॉफिट इनकम टैक्स प्रॉफिट से ज्यादा है तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी। तो अब डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैसे बनेगी? तो इन्होंने कहा है आप नॉर्मल लो, मेट को मत लो। तो आपका फॉर्मूला क्या था? जो हम टैक्स का एक्सपेंस लिखेंगे अपने पीएनएल अकाउंट में वो करंट टैक्स प्लस डिफर्ड टैक्स लिखेंगे। तो टैक्स का एक्सपेंस हमारी बुक के हिसाब से 1,20,000 आना चाहिए और इनकम टैक्स के हिसाब से 12,000 आ रहा है ना? तो डिफर्ड टैक्स क्योंकि अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी 1,08,000, है ना? तो यहाँ पर डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी 1,08,000 है, ठीक है। लेकिन आप गवर्नमेंट को कितना दे रहे हो? 26,250 रुपए दोगे ना गवर्नमेंट को। तो पीएनएल अकाउंट में क्या आएगा? पीएनएल अकाउंट में आपका 1,20,000 रुपए का खर्चा तो आएगा ही, क्योंकि हम डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाकर 1,20,000 आएगा। कैसे? करंट टैक्स 12,000 और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी 1,08,000, ये तो आएगा ही आएगा। लेकिन आप जो दे रहे हैं मेट वो दे रहे हैं 26,250। तो आप जो करंट टैक्स है उसके मुकाबले कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं? तो ये भी तो पीएनएल में तो लिखना ही पड़ेगा आपको। तो जो ये हमारा 14,250 रुपए का है मेट प्लस करंट टैक्स, ये भी जाएगा तो पीएनएल में। तो पीएनएल में 1,34,250 रुपए। लेकिन हम डिफर्ड टैक्स असेट और लायबिलिटी बनाते हुए मेट को कंसीडर नहीं करें, ठीक है। तो पर मेट को हम कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन पीएनएल में तो जाएगा ही अगर हमने मेट दिया, ठीक है। सेम इसी के हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। जो अकाउंटिंग का प्रॉफिट है वो है 5 लाख। तो 30% हमारा अकाउंटिंग का प्रॉफिट के हिसाब से कितना बैठता है? 1,50,000। और इनकम टैक्स के हिसाब से कितना बैठता है? तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी 1 लाख, है ना। और अगर हम देखें पीएनएल में कितना जाएगा, तो एक करंट टैक्स जाएगा 12,000, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी जाएगा, और हमारा जो मेट है मेट के हिसाब से टैक्स कितना बैठेगा? 4.5 लाख का 7.5%। कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं आप? 18,750 ना। तो वो भी जाएगा पीएनएल में। पीएनएल में टोटल 1,68,000 टोटल अमाउंट जो पीएनएल में। तो उम्मीद तो ये करते हैं जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन एग्जांपल क्वेश्चन लिए हैं इससे अलावा तो कुछ
उम्मीद नहीं है कि आपसे एग्जाम में इंटरमीडिएट लेवल पर, फाइनल लेवल की तो बात नहीं करता हूँ, फाइनल लेवल पे भी लगभग ये होता है, लेकिन फिर भी फाइनल में तो बहुत कुछ चीजें और भी आती हैं, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल पर इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा आप चाहें तो सीए का स्टडी मटेरियल और देख सकते हैं, और कुछ इसमें करने की जरूरत